दुनिया में न पूरब है न पश्चिम कोई, सारे इंसान सिमट आए हैं खुली बाहों में। नमस्कार, आदाब, मैं हुसैन रिजवी। आज हम ओखला में हैं, वो इलाका जहां 50% से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है, वो इलाका जो जमुना के किनारे आबाद है, वो इलाका जो जामिया यूनिवर्सिटी के साए तले आबाद है, जहां शाहीन बाग है, जहां आसमान को चूमती मस्जिदों की मीनारें हैं, तो ओखला का प्राचीन मंदिर भी है। ओखला लफ्ज़ अंग्रेज़ों ने दिया, लेकिन आज के वक्त में ओखला की पहचान मुसलमानों से है। ओखला में मुसलमानों के तमाम बड़े मरकज़ मौजूद हैं, तो जामिया जैसी यूनिवर्सिटी भी है जो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी पहचान है। मुसलमानों को जमुना से भी काफ़ी लगाव रहा। मुग़लों ने यमुना के किनारे दिल्ली को आबाद किया, तो आगरा में अपनी दारुल हुकूमत बनाया, तो इलाहाबाद में जमुना का किनारा अकबर को खूब भाया। लेकिन हाल ही में हमने सुना कि जमुना का श्राप आम आदमी पार्टी को लगा है, तो आम आदमी पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों को यमुना का कितना आशीर्वाद मिला, और बीजेपी के जो उम्मीदवार हार गए उनको आशीर्वाद आखिर क्यों नहीं मिल सका। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जमुना का आशीर्वाद मुसलमानों को कितना मिला है, मुस्तफाबाद के नाम से आखिर क्या परेशानी है, और जामिया के इर्द गिर्द आखिर इतना पहरा क्यों लगा है। इन्हीं तमाम सुलगते हुए सवालों के आज हम जवाब जानेंगे अपने बहुत खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल हफीज साहब, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पहले के वक्त में सियासत में भी रहे। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर सहाफ़ी। और हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद हारिस साहब, आप जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं इस्लामिक स्टडीज़। और ख्वाजा शाहिद साहब, आप जामिया में रजिस्ट्रार रहे हैं, सिविल सर्वेंट के तौर पर आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं, और एक मशहूर एजुकेशनिस्ट भी हैं। नाम बदलने की ये सियासत क्या है, इसके ज़रिए क्या पैगाम दिया जाता है, और क्या विकास का ये कोई पैमाना हो सकता है? कलीमुल हफीज़ साहब, अब दिल्ली जो है आने वाले वक्त में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाए और मुस्तफ़ाबाद किसी और नाम से जाना जाए, तो कलीम साहब को कोई परेशानी तो नहीं है भाई? नहीं, सवाल परेशानी का नहीं है। सवाल ये है कि आप अपनी तारीख को अपने हाथ से मिटा रहे हैं, तो ये कोई अक्लमंदी तो नहीं है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी ला रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं। नहीं, ये रिक्लेम करना नहीं है। ये दिल्ली जिसके मुख्तलिफ नाम रहे हैं, दिल्ली अपने मेहरौली के नाम से जानी जाती है, दिल्ली के नाम से जानी जाती है, शाहजहानाबाद के नाम से जानी जाती है, और मौजूदा दौर में इसको दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली को भी उर्दू में दहली कहते हैं। तो इसलिए नाम बदलने से मैं समझता हूँ सिर्फ हुकूमत का अपना खर्चा बढ़ाना और एक पॉपुलर एक शगुफा है ये। अदरवाइज़ बेहतर ये होता हुकूमतों के लिए कि वो इस शहर की खिदमत करने के लिए शहर को वर्ल्ड क्लास कैपिटल सिटी बनाएं। जिस तरह से लुटियन दिल्ली है, उसी तरह से बाकी दिल्ली भी होनी चाहिए। आप बाकी दिल्ली चले जाइए, ट्रांस यमुना जाइए, आप वेस्टर्न दिल्ली जाइए, और ख़ास तौर से यहाँ जहाँ आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ओखला के इलाके में, इस इलाके को जाके घूम के देखिए। आपको गलियाँ देख करके खुद पे शर्म आ जाएगी कि ये इंडिया जैसे बड़े मुल्क की कैपिटल का हिस्सा है, जहाँ पे रहने के लिए लोगों के पास ढंग से हवा भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए सड़क नहीं है, नालियों के लिए निकलने का रास्ता नहीं है। यानी आप हुकूमत अगर इन पर काम करे और इसको खूबसूरत बनाए, बजाय इसके कि नाम चेंज करे। नाम चेंज करने से सिर्फ आप अपनी जो बैकवर्ड, जो आपकी साइकोलॉजी कही है, बैकवर्ड जो जिसको हिंदी में कहते हैं ना, आपकी पिछड़ी मानसिकता तो ज़रूर दर्शाता है ये। इससे कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं होगी। नाम बदलने से सिर्फ आप एक वक्ती तौर पे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, जो आपका वोटर है, उसको आप खुश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इस शहर की ज़िंदगी नहीं तब्दील होगी। अब्दुल रहमान आबिद साहब, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे वक्त से आपने अलग अलग अखबारों के लिए खिदमत अंजाम दी। आप कैसे देख रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफ़ाबाद से चुनाव जीते और इस ऐलान के साथ आए। शुरुआत में उन्होंने कह दिया था कि अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफ़ाबाद के नाम बदला जाएगा। अब कई और उसी सिलसिले में बाबरपुर का नाम बदलने की बात हो रही है, मुस्तफ़ाबाद का तो नाम है, दिल्ली का नाम भी बदलने की। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नाम बदलने की सियासत जो है, बीजेपी इस बार जब से नरेंद्र मोदी की बीजेपी आई है उसके बाद से मुसलसल ये कोशिश चल रही है, और इसे एक तरह का और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नफसियाती सियासी खेल जो है वो खेला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ साहब ने आकर के इसको ज़्यादा और हवा दे दी, इस एजेंडे को नाम बदलने के। लेकिन इससे ना तो लोगों का पेट भरता है। आप किसी भी इलाके का नाम, मुस्तफ़ाबाद का नाम आप शिवपुरी का रख दीजिए, शिवनगर रख दीजिए, शिवानगर रख दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन लोगों को रोज़गार तो नहीं मिल जाएगा।
जो बीमार हैं उनका इलाज तो नहीं हो जाएगा, जो अनपढ़ हैं उनके बच्चों को जिनके स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए उनको तो शिक्षा तो नहीं मिल जाएगी। तो सवाल रास्ते जितने गंदे वहाँ पड़े हुए हैं, सीवर नहीं, कोई पीने का पानी नहीं, कोई ज़िंदगी जीने की बुनियादी सुविधा वहाँ नहीं है। तो मैं कहता हूँ जी, वहाँ इंसान रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं इंसान, लेकिन उसके बावजूद जो है आपके इलेक्टेड लोग जो हैं या सत्ताधारी पार्टी के जो लोग हैं वो ये कहें कि साहब मैं यहाँ का एक बोर्ड बदल दूंगा। तो अगर बोर्ड बदल करके लोगों के पेट भर जाएं, लोगों की बीमारियां दूर हो जाएं, लोगों को रोजगार मिल जाए, लोगों को शिक्षा मिल जाए, बेशक आप बदल लीजिए, और नहीं तो साहब ये एक नफ्सियाती बीमारी के अलावा कुछ नहीं है। आप मेरा नाम बदल दीजिए, आप तो दिल्ली का और मुस्तफाबाद का नाम बदल रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा नाम अब्दुल रहमान आबिद है, आप हिंदी में या शुद्ध हिंदी में इसको करके आप ईश्वर दास पुजारी रख दीजिए, ना तो मेरे कैरेक्टर पर कोई फर्क पड़ेगा, मेरा किरदार नहीं बदल जाएगा उससे। ईश्वर दास पुजारी है, दाढ़ी टोपी वाला आप नाम कर दीजिए, क्या मेरे कैरेक्टर पे कोई फर्क पड़ जाएगा, या कोई मेरी सेहत उससे अच्छी हो जाएगी, या मेरी तालीम बढ़ जाएगी, या मेरा कद घट जाए? कुछ नहीं होना उससे। मुसलमानों को हिंदुस्तान की हर चीज से प्यार है, हर चीज से लगाव है, पूरे हिंदुस्तान से लगाव है। अब रह गई बात यह कि साहब जमुना के किनारे पे दिल्ली आबाद किया और साहब आगरा बनाया, और साहब इलाहाबाद में जो है इलाहाबाद शहर बसा दिया अकबर ने, प्रयागराज के बराबर में रामपुर बसाया। तो उसकी एक वजह हुसैन साहब बुनियादी ये है कि पुराने ज़माने में जो पानी के वसाइल आज मौजूद हैं ये नहीं हुआ करते थे, ना तो जगह जगह बोरिंग हुआ करते थे और ना जगह जगह कुएं बनाना इतना आसान होता था, बल्कि जिस ज़माने के ये शहर आबाद है, तारीख़ी शहर, उस ज़माने में पानी ज़्यादातर दरियाओं से लिया जाता था या तालाबों से लिया जाता था। तो इसलिए जो है दिल्ली भी आपको जमुना के किनारे पे मिलता है, आगरा भी आपको जमुना के किनारे पे मिलता है, इलाहाबाद भी आपको जमुना के किनारे पे मिलता है या गंगा के किनारे पे मिलता है। ये शहर इसलिए दरियाओं के किनारे पे बसाए जाया करते थे ताकि वहाँ से शहर के रहने वालों को एक अच्छा स्वच्छ पानी जो है वो पीने के लिए मिले। ये उस वक्त के राजा भी सोचते थे। आज की हुकूमत के साहब अकली दिवालियेपन की जो है आप दाद दीजिए या उस पर मातम कीजिए कि साहब वो बजाय लोगों की बुनियादी सुविधाओं जो है सहूलत देने के लिए उन पे काम करने के बजाय लोगों को नाम बदल करके एक फिरका परस्ती की एक नफ्सियाती बीमारी में पूरे समाज को मुब्तला करने जा रहे हैं। ये एक नफ्सियाती बीमारी है, सच बता रहा हूँ आपको। और इसमें जोड़ दूं कि अकबर सारी जिंदगी अपने गंगा का पानी पीते रहे, गंगा से कुछ ऐसा लगाव था और गंगा के पानी पर कुछ ऐसा भरोसा भी था। जुनैद हारिस साहब, आप तो जामिया में पढ़ाते हैं इस्लामिक स्टडीज़, आने वाले वक्त में अगर आपको जामिया दिल्ली के बजाय जामिया इंद्रप्रस्थ लिखना हो तो ये कैसा रहेगा? देखिए, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उससे खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारा तारीख़ी तसलसल, मोहनजोदड़ो हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अपनी तहजीब मानते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर आर्यंस आते हैं और आर्यन के ज़रिया जो लिटरेचर हमारे सामने आता है, वैदिक लिटरेचर, चाहे वो संहिता हो, ब्राह्मणा हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, इसी तारीख़ी तसलसल के साथ जब हमारा सिलसिला आगे बढ़ता है तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब कुछ उसका हिस्सा होते चले जा रहे हैं। और आज हम इस तारीख़ कि वो भी हमारी तारीख है जिसे अशोका ने पूरे के पूरे हिंदुस्तान का एक स्वरूप दिया था। और वो भी तारीख है हमारी कि जब ये मुल्क फिर बंटने लगा और छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों टुकड़ों में बंटने लगा, तो गुप्ताज पीरियड में विक्रमादित्य ने दिया था। और वो भी हमारी ही तारीख है कि इस मुल्क को मुग़ल जब हिंदुस्तान में आ रहे हैं तो औरंगज़ेब ने एक बहुत बड़ा स्वरूप दिया। और ये भी हमारी तारीख है कि जब इस पर डाका डालने की कोशिश हुई, इस संस्कृति और इस संस्कार पर डाका डालने की कोशिश हुई, तो हिंदुस्तान के हिंदू, मुसलमान और तमाम मजहब के लोग मिलकर के एक साथ, हम देखते हैं कि मंगल पांडे मेरठ से आवाज़ उठाते हैं और किसकी सरपरस्ती में लड़ना पसंद करते हैं? बहादुर शाह जफ़र की सरपरस्ती में लड़ना पसंद करते हैं। और मुल्क में बड़ी कुर्बानियाँ मजहबी लोगों ने, उलमा ने दी मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और वही मजहबी सिलसिला, जो मजहबी किस्म के लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं मौलाना आज़ाद की मिसाल देता हूँ, जिन्होंने कहा था कि अगर ये मुल्क आज़ाद होता है और हिंदू और मुसलमान अलग अलग कर दिए जाते हैं तो हमें ऐसी आज़ादी भी नहीं चाहिए। बल्कि कहा था कि अगर आसमान से फरिश्ता भी उतर करके कह दे कि हिंदू मुसलमान अलग अलग कर दिए जाएंगे और मुल्क आज़ाद होगा तो वो आज़ादी नहीं चाहिए। ये मिल्लत की तालीम दी थी, ये मजहब ने तालीम दी थी। समझ में नहीं आता है, इसको हम ग़ुलामी से ताबीर करने लगे।
इस संस्कृति और संस्कार को छोड़ना शुरू कर दें, ये क्या चीज़ है? अहम चीज़ ये नहीं है अगर आप किसी एक का नाम लेकर के तारीख में अगर किसी से आप नाम लेकर दुश्वारी हुई, उसका नाम बदले आपने और एक खूबसूरत रवैया लोगों को देने की कोशिश की कि औरंगज़ेब से हमें प्रॉब्लम थी और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के नाम पर हम औरंगज़ेब का नाम बदलेंगे, बात समझ में आती है। लेकिन मुस्तफ़ाबाद का नाम रखेंगे, ये कैसे समझ में आती है? क्या लोग भूल गए कि आज भी हिंदुस्तान में जहां मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहां पर कभी भी इस तरह के शोशे नहीं उठाए जाते हैं। मुगल अहद भी था, सल्तनत अहद भी था, कभी इस तरह की बात नहीं। रामपुर में आज के हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है। बहादुर शाह जफर का जिक्र किया तो बहादुर शाह जफर को अपनी मिट्टी से इस कदर प्यार था कि जब उन्हें रंगून ले जाया गया तो उन्होंने आखिरी वक्त में ये शेर कहा कि कितना बदनसीब है जफर, अपने दफन के लिए 2 गज ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में। तो इस तरह के ख्यालात और इस तरह के जज्बात अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की मिट्टी के लिए। ख्वाजा साहब, आप तो एजुकेशन की दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, इससे पहले हुकूमत का भी हिस्सा रहे, जामिया में जिम्मेदारियों को निभाया। आप इस सियासत को कैसे देख रहे हैं और ये सियासत हमारे देश को विकास के कौन से ट्रैक पर लेकर जाएगी? देखिए, जैसा आपने कहा, ये बेसिकली सियासत है वोट बैंक को डिवाइड करने की, और उसमें 20 वाला मामला है ये। जी, 80-20 कह दीजिए, 60-70 कह दीजिए, अभी 80-20 नहीं हुआ है। अभी दिल्ली की वोटिंग से दिख जाता है कितना परसेंट वोट पड़ा है। जो पार्टी जीती है, जो पार्टी हारी है, 2% वोट का फ़र्क है, सिर्फ 2% का वोट का फ़र्क है। तो ऐसा नहीं 80-20 का मामला है। सारे हिंदू ऐसे नहीं हैं, सारे मुसलमान ऐसे नहीं हैं। मैं तो इसको हिंदू मुसलमान के पस मंज़र में देखते ही नहीं हूँ अपने। ये तो एक आइडियोलॉजी है, एक आइडियोलॉजी है जिसको आप राइट विंग आइडियोलॉजी कह सकते हैं, एक दूसरी उसके मुकाबले आइडियोलॉजी है जिसके। तो सियासत का इस वक्त मामला ये है कि इन सारे मुद्दों को, नाम बदलने के मुद्दों को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने सियासी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए। जो भी उनका वोट बैंक है, उसको राइट विंग कह दीजिए, हिंदुत्व वोट बैंक कह दीजिए, उसको मजबूत करना चाहते हैं। तो बेसिकली ये सियासी मुद्दा है, इसका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। डेवलपमेंट से ताल्लुक़ होता है तो दूसरी चीज़ों की तरफ हम तवज्जो करते हैं। हम विश्वगुरु बनने की बात करते हैं तो हम तालीम की तरफ तवज्जो करते हैं। आज हमारी तालीम पे जैसे कहा जाता है कि GDP का 6% खर्चा होना चाहिए, NEP में भी कहा गया है, राधाकृष्णन कमीशन ने भी कहा था, हर कमीशन कह रहा है, लेकिन हम उसका सिर्फ 2% खर्च करते हैं GDP का। सरकारी बजट अभी जो आया है, पूरा स्टेट का भी मिला दें तो 4% ज़्यादा नहीं जाता। जहाँ दूसरे ममालिक, अमेरिका है, चाइना है, वो इतना खर्च करता है एजुकेशन के ऊपर। हम एजुकेशन का बजट बढ़ा क्यों नहीं रहे? देखिए, ये तो जवाब सरकार देगी ना। ये सरकार नहीं, मेरा एनालिसिस ये है कि सरकार, यही कि सबको पढ़ाना है। मेरा एनालिसिस ये है, मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का ये है कि सरकार अपने आप को जितने भी फलाही काम है उससे बाहर आ रही है, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे और दूसरी समाजी फलाह बहबूद की। हुकूमत नहीं चाहती कि बच्चे पढ़े लिखे। नहीं, हुकूमत उसको प्राइवेट हैंड में देना चाहती है। अच्छा, वो गैर सरकारी इदारों को सुपुर्द करना चाहती है। एजुकेशन में सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को फ़रोग दिया जा रहा है, सारे प्राइवेट स्कूलों को फ़रोग दिया जा रहा है अपने करके। सरकारी इदारों को आप ऐसा बना देंगे कि वहाँ बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे। आज किस मंत्री का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? और ये जो नाम बदलने की बात है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि हर बड़े मुल्कों में आप जाइए तो जब अगर कोई नया चीज़ करना चाहते हैं तो नई चीज़ कायम करते हैं, नए शहर आबाद करते हैं। न्यूयॉर्क कायम कर दिया, आप चले जाइए हैदराबाद, पूरा हैदराबाद पुराना शहर अपनी जगह है, नया शहर अपनी जगह अपने करके चले जाइए। लखनऊ चले जाइए, लखनऊ पुराना अपनी जगह है, एक गोमती किनारे अपना नया शहर बसा दिया, गोमती नगर। तो हम अगर दिल्ली को नया बनाना चाहते हैं तो दिल्ली एक नया बसा दें। उसका नाम अंग्रेज़ों ने आके बसाया, न्यू दिल्ली कह दिया, यूटेन दिल्ली कह दिया। उसने शाहजहांबाद को टच नहीं किया, न्यू दिल्ली बसा दिया। ठीक है, आपने कहा कि हम इसका नाम इंद्रप्रस्थ करेंगे, आप कहीं इंद्रप्रस्थ बसा दीजिए, अच्छा बसाइए। ये नाम बदला तो क्या बदला, जिंदगी में कुछ बदले तो फिर बात है। बहरहाल, लेकिन ओखला की एक बात ख्वाजा साहब ने की, ये जमुना नदी देख रहे हैं आप, वो उस तरफ जमुना पार का इलाका कहलाता है, और ये ओखला जो है, ये लफ्ज़ अंग्रेज़ों का दिया, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, ओल्ड कैनाल हाउसिंग एंड लैंड अथॉरिटी। और जो नोएडा है, इसी का एक्सटेंशन रूप है, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और ओखला दिल्ली का हिस्सा है। टीम साहब, दिल्ली में चुनाव के बाद अब विधायकों की तादाद पिछले चुनाव की तुलना में 1 घट गई है। 4 विधायक इस बार पहुंचे हैं विधानसभा मुसलमान। तो अब मुसलमानों की सियासत आपको कहां दिख रही है 2025 से आगे? देखिए, मुसलमानों की सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है
तो मुसलमानों का इस्तेहसाल तो लगातार होता चला आया है, और ख़ास तौर से वही पार्टियां इस्तेहसाल करती हैं जिनको वो सपोर्ट करके उनको हुकूमत में लाते हैं। और अगर आप इसकी ज़िंदा मिसाल देखें तो जिस इलाके में आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये ओखला इलाका कहलाता है, दिल्ली की बड़ी विधानसभाओं में एक है, आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है। और या आप शिलमपुर चले जाएं, मुस्तफ़ाबाद जाएं या पुरानी दिल्ली जाएं, अगर दिल्ली की कुछ बुनियादी सुविधाओं की बात करें, स्कूल और अस्पताल, तो जहाँ पे सरकारी स्कूलों का औसत आता है पर विधानसभा 35 से 40, और इसी तरह से जो मोहल्ला क्लिनिक या जो डिस्पेंसरीज हैं इनका औसत आता है करीब 25 से 30। तो ओखला जैसी विधानसभा जहाँ पे स्कूल कम से कम 55 से 60 होने चाहिए और मोहल्ला क्लिनिक या डिस्पेंसरीज 35 से 40 होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 स्कूल हैं और 8 से 10 डिस्पेंसरीज हैं। ये हुआ तो कैसे? अमानत विधायक रहे, सरकार केजरीवाल की थी, 10 वर्षों से वो भी हैं अमानत साहब यहाँ पे, आपने इस बार फिर से चुना है उनको, तो ये कैसे होता रहा? इसमें इस मर्तबा अमानत विधायक नहीं रहे, जब से दिल्ली के इलेक्शन हो रहे हैं इससे हमेशा मुस्लिम विधायक रहा है, चाहे परवेज हाशमी साहब रहे वो तो मंत्री भी रहे, उसके बाद आसिफ मोहम्मद खान साहब रहे, उसके बाद अमानुल्लाह खान साहब रहे। सवाल ये है और इत्तफाक यह है कि जिस पार्टी का विधायक बनता था उसकी हुकूमत भी रहती थी, लेकिन हुकूमतों का खासतौर से जो पार्टीज हैं उनकी तरजीहात में मुस्लिम इलाके नहीं हैं, वो मुस्लिम्स को ग्रांटेड लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये ख़ता, या इसके लिए आप जिम्मेदार मुसलमानों को भी ठहराएंगे कि वो जो वोट करते हैं वो अपने डेवलपमेंट पे या अपने इलाके का, उसके पास क्या ऑप्शन है कलीम साहब? आप अवाम को क्यों गुनहगार ठहरा रहे हैं? नहीं, उसके पास ऑप्शन है। अगर वो अपनी बात मुद्दों पे करे और वो उन पार्टियों के साथ बाकायदा मुतालबात करके, बाकायदा बार्गेन करके उनको सपोर्ट करे, तो यकीनन ये रिजल्ट जो है डिफरेंट होंगे। इस वक्त तो ये हो रहा है, और पिछले दिनों में हमसे गलतियां हुई हैं कि हमने एक पार्टी को हराने के लिए एक पार्टी को जिताने का एक फार्मूला दे दिया। लास्ट में क्या होता है, चाहे वो हमारी बात माने या ना माने, हम मजबूरन हमारे सारे वोट ले जाती है। दिल्ली की मौजूदा सरकार की बात भी मैं यही करूंगा, जो इस वक्त, जो अभी तक थी केजरीवाल सरकार को मुसलमानों ने 85% से ज़्यादा वोट दिया और 2 से नहीं 3 मरतबा मुख्यमंत्री बनाया। क्या केजरीवाल सरकार ने कोई मुस्लिम इलाकों में काम किए? नहीं किए। खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों लोग मेरे यहाँ आके ये वादा करके गए थे कि हम मुस्लिम इलाकों में 250 स्कूल बनाएंगे। प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हुआ, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंडर में था, लेकिन बाद में वो सरकार ने ड्रॉप कर दिया। आबिद साहब जरा ये समझाइए कि अगर कलीम साहब जो बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतने बरसों से रही या उससे पहले जो हुकूमतें रहीं, बावजूद इसके मुसलमान ने इस बार भी आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट किया, और इससे पहले जो हुकूमत पर रहे उनको भी वोट करते रहे, उसके बावजूद उनके इलाके पिछड़े रहे। तो ये कैसा रिश्ता है कि जिनके साथ हैं वो सुन भी नहीं रहे, फिर भी उन्हीं के साथ हैं, और बीजेपी के साथ जो है नफसा नफसी का आलम है? इसकी बुनियादी तौर पर 2 वजह हैं, और बड़ी वजह जो है वो ये है कि मुसलमानों को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने और सेकुलर पार्टियों से जुड़े हुए हमारे मुस्लिम लीडरों ने और उन मुस्लिम लीडरों से जुड़े हुए हमारे एक्टिविस्टों ने, सोशल एक्टिविस्ट हों या दूसरी तरह के हों, उन सब ने मुसलमानों को एक ठेका दे दिया है कि तुम्हारे पास जो ठेका है वो बीजेपी हराने का है, इससे आगे तुम्हें ना सोचना है ना कुछ करना है। तो मुसलमान बेचारा जो है, अजी सड़कें और एजुकेशन तो आप छोड़ दीजिए, उसके पेट में रोटी हो कि ना हो, बच्चा बीमार हो कि ना हो, चाहे उसका जो है बच्चे को दवाई मिल रही हो कि ना हो, लेकिन उसके ऊपर जो है जिम्मेदारी सबसे पहली जो है वो बीजेपी को हराने की है। बीजेपी को हराने का एक ऐसा काम दे दिया गया, और ये ऐसा एक, मैं समझता हूँ कि बहुत से मुस्लिम क्यों रखा है मुसलमानों ने? इसलिए ले रखा है कि वो बेचारे समझते हैं। मैं मान लीजिए अगर ये अपील करता हूँ कि साहब अब बीजेपी जीत जाएगी, नहीं तो उसको वोट दे दो, और बीजेपी, चूंकि बीजेपी वालों के कारनामे आप देख ही रहे हैं कि मुस्तफाबाद का नाम शिवपुरी करेंगे, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज लौटाएंगे और फलां का नाम ये करेंगे। तो जब एक तरफ वो उस तरह का करते हैं तो दूसरी तरफ सेकुलर पार्टियों को और सो कॉल्ड सेकुलर लीडरों को एक मौका मिल जाता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन कर लें, और एक्सप्लॉयट करते हैं डर दिखा करके कि बीजेपी जो है गोया वो एक हवा है और बीजेपी जो है वो खा जाएगी। माना कि बीजेपी मुसलमानों के ताल्लुक से निगेटिव सोच रखती है,
माना कि मौजूदा बीजेपी मुसलमानों के लिए कोई पॉजिटिव काम करना ही नहीं चाहती। हमने मोदी जी को ये कहते सुना, देखिए, वो चाहते हैं कि हाँ कुरान हो, एक हाथ में हाँ हुसैन भाई, हाँ वो ये भी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, और एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी हो। लेकिन आप मुझे 3 काम बता दीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट के, अभी बिल्कुल ताज़ा, अगर आप उदाहरण मुझसे सुनना चाहते हैं। वक्फ बिल ला रहे हैं वो पार्लियामेंट में, तरमीम एक्ट जिसको कह रहे हैं, और वो नाम वो यही दे रहे हैं नारा के साहब इसको हम मुसलमानों के फेवर में ला रहे हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड को जो मजबूती देने के ला रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है उसके अंदर की कि वो वक्फ बोर्ड को ऐसा खोखला कर देना चाहते हैं उस कानून के ज़रिए से कि वक्फ को जब सरकार चाहे, जिस लैंड को चाहे, जहाँ चाहे, जब चाहे, किसी भी अरे गैरे को खड़ा करके एक एप्लीकेशन उससे डलवाएगी कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड है। कलेक्टर को फैसला करना होगा, और कलेक्टर जो है चूंकि सरकार का नुमाइंदा है, सरकार का मुलाजिम है, बैठा हुआ हेड है डिस्ट्रिक्ट का, वो फैसला करेगा उस पर। भाई सवाल ये है कि गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट तो जो है उस पर कब्जा कर रहे हैं, वक्फ की ज़मीनों पर, जायदादों पर, और वही जो है फिर ये फैसला करेंगे कि ये सही है या गलत है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है कि नहीं है। इसलिए सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां जो है मोदी जी के इस रवैये को इधर मुसलमानों को नफसियाती दबाव में लेकर के उनका पॉलिटिकल ब्लैकमेल करने पर लग गई, और वो कामयाब हैं। कामयाब इसीलिए हैं कि उन्हें डर दिखा दिया जाता है कि देखो बीजेपी तुम्हें खत्म कर देगी। आप लोग कहिए मुसलमानों से कि भाई उस काम से हम बीजेपी के नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं उन मुसलमानों में हूं कि जो ना तो बीजेपी से डरता हूं और ना मुसलमानों से ये कहता हूं कि बीजेपी से डर करके तुम फलाह को वोट दे दो, बिल्कुल नहीं। जिससे मैं तो बल्कि ये कहता हूं मैं तो मुसलमानों से ये कहता हूं कि किसी को हराने के लिए वोट ही मत करो, जिताने, अपने आप को जिताने के लिए वोट करो। जुनैद हारिस साहब, मुसलमानों के अंदर लीडरशिप उस तरह की क्यों नहीं डेवलप हो पा रही है कि सोसाइटी के छोटे छोटे से ग्रुप हैं, निषाद पार्टी हो गई, कुर्मियों का एक छोटा सा ग्रुप है, वो भी सरकार से नेगोशिएट करके सरकार में अपनी हिस्सेदारी हासिल कर लेते हैं। मुसलमान 14%, 15%, 16%, चाहे जो भी हो, वो सरकार के साथ नेगोशिएट करके अपनी हिस्सेदारी को हासिल क्यों नहीं कर पा रहा? क्या है वजह इसकी? लीडरशिप है, नहीं है, क्यों नहीं हो पा रही? आपने चूंकि वजह पर सवाल में रखा है, मैं आपको बता दूं कि जब तक मुसलमानों के अंदर से लीडरशिप नहीं उभरेगी तब तक ये बात नहीं होगी। असल में लीडरशिप का जो मामला है, जो लीडर जिस पार्टी से मुतल्लिक होता है वो उसकी नीतियों को मुसलमानों के सामने तो ला करके रखता है, और जाहिर सी बात है कि पार्टियों को वो अपने मुताबिक जो पसंद होता है वो उसके मुताबिक मुसलमानों के अंदर भेजते हैं। मुसलमानों का कोई ऐसा लीडर जो वाकई मुसलमानों के लिए हो, पार्टियां उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही हैं, उसे आगे भी बढ़ने नहीं दे रही हैं। बहुत अफसोस की बात है ये, और मैं इसको मुसलमानों के साथ जोड़ करके नहीं देखता। मैं इसे संविधान का मसला समझता हूँ कि जिस मुल्क का संविधान सबको साथ और सबको साथ हर कम्युनिटी को और हर तबके को की तरक्की की बात कर रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है। मैं बहुत छोटी छोटी सी बातें आपके सामने रख रहा हूँ। अभी जहाँ पर ये प्रोग्राम हो रहा है, आप इस सड़क से आगे बढ़ें, और सड़क से आगे बढ़ते वक्त रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ये पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि गाड़ियाँ हटाई जाएं। ये यहाँ के सियासी रहनुमा की भी जिम्मेदारी है कि गाड़ियाँ हटाई जाएं। कौन है जो रोकता है? इसी तरीके से बहुत छोटे छोटे मसाइल हैं, वो सभी के मसाइल हैं, तमाम शहरियों के, लेकिन इमोशनल इश्यूज़ पर तो हम देखते हैं कि लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो रियल इश्यूज़ हैं, भाई मैं समझता हूं कि मुद्दों पर होनी चाहिए। अभी इससे पहले बात आ रही थी कि बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ वोट, मैं भी इस बात का मुखालिफ हूं कि किसी को हराने के लिए वोट नहीं करें, लेकिन बीजेपी की पॉलिसी ही ऐसी है कि आप दिल्ली एनसीआर में अगर एक आदमी के फ्रीज से गाय का गोश्त साबित कर दिया जाता है और उसको मार दिया जाता है और बीजेपी उसको सपोर्ट करती है, अरे भाई आपके मुल्क के एक शहरी को गलत इल्ज़ाम में मारा गया है, आप उसके खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। हिंदुस्तान इसी दिल्ली शहर के अंदर एक आदमी मुसलमानों के खिलाफ नारा देता है और आप उसको वोट दे करके जिता करके आप उसको संविधान में वहाँ तक लेकर के जाते हैं। ख्वाजा साहब, अभी लीडरशिप की भी बात हुई, हमने देखा है पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी ओवैसी खुल करके मुसलमानों के हुकूक की बातें करते हैं, तो मुसलमान ओवैसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? यहाँ भी हालांकि अभी 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव में उतारे अपने उम्मीदवार और अच्छे खासे वोट हासिल किए। ओखला में शिफाउर रहमान थे,
35,000 से के लमसम करीब उन्होंने वोट 39,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। ताहिर हुसैन भी करीब 35,000 वोट उन्होंने मुस्तफ़ाबाद में हासिल किए। तो इतने सारे मुसलमानों ने वोट भी किया और उसके बावजूद एक बात ये सुनने को मिलती है कि ओवैसी की तरफ उतना ट्रस्ट नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं, फिर मुसलमानों की लीडरशिप पैदा कैसे होगी? इस पूरे जो सवाल आपका है, मैं ज़रा बड़े पस मंज़र में इसको देखता हूँ और बड़े पस मंज़र में ही आपको इसका जवाब देना चाहूँगा। बड़ा पस मंज़र इस मुल्क का ये है कि आज की जो सियासत इस मुल्क की हो रही है, आज से मतलब एक दिहाई कह लीजिए, 10, 12, 15 साल, उससे पहले भी कह सकते हैं आपने, वो सियासत दो आइडियोलॉजी कह लीजिए, दो धारा कह लीजिए, दो फिलॉसफी कह लीजिए, उसके बीच में बटी हुई है। ब्रॉडली बड़े तौर पे छोटे मोटे चीज़ें इधर उधर आप गिना सकते हैं कि सब शिवसेना इधर है और नीतीश कुमार उधर हैं वगैरह वगैरह, आप गिना सकते हैं। लेकिन ब्रॉडली दो धारों में बटी हुई। एक धारा है जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, उस धारा के पूरे मुखिया बीजेपी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है, बीजेपी के आइडियोलॉजी के मेंटर जो आरएसएस है, वो सारे लोग हैं उस आइडियोलॉजी को परसू कर रहे हैं तकरीबन 100 साल से, जब से हिंदू महासभा बनी और उसके बाद आरएसएस बनी, उसको तकरीबन 100 साल हो गए। दूसरी तरफ एक आइडियोलॉजी है जिसको हम सेकुलर कहते हैं। सेकुलर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो गई है, उसके मायने जो भी हों, डिक्शनरी में जो मायने दिए हों और टेक्स्ट बुक में जो मायने दिए हों, वो अलग हैं। लेकिन आम जुब्बे जुबाब आम समझ में उसका एक मायने आ गए कि वो सारी पार्टियां जो या सारी आइडियोलॉजी जो बीजेपी आरएसएस की आइडियोलॉजी के से कुछ लोगों से जब मेरी बात होती है ख्वाजा साहब, वो बार बार साउथ का हवाला देते हैं। मैं आता हूँ कैसे मुसलमानों की कुछ तंजीमें जो नहीं मैं आता हूँ नहीं नेगोशिएशन की बात पे आता हूँ। अगर आप कहें मैं अपनी बात पूरी कर दूँ, तो उन दो आइडियोलॉजी के बीच में जब लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो मुसलमान एक तरफ खड़ा हुआ है, मुसलमान उस तरफ नहीं गया है। जैसे बहुत से लोग नहीं गए, बहुत से लोग नहीं। आपने साउथ कहा, साउथ की बहुत सी पार्टियां नहीं गई हैं, या बंगाल में नहीं गई हैं, या आप कहेंगे तो मैं इस बात कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में नहीं गई हैं अपने करके। तो ऐसी बहुत सी जगह मिलेगा जो उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं गए। तो मुसलमान उस आइडियोलॉजी के साथ नहीं गया है, वो सही कर रहा है मेरी नज़र में। कोई दबाव नहीं है, बहुत सोच समझ के कर रहा है, बड़ा कॉन्शियस डिसीजन है उसका, और वो डिसीजन मेरी नज़र में बिल्कुल सही है। देखिए आपने बहुत अभी मिसाल दी कुर्मियों की दी और जमात, तो वो निशात हैं, यूपी के बहुत सारे ऐसे हैं तो ग्रुप कर रहे हैं। वो जब नेगोशिएट करते हैं तो 100% तो नहीं हासिल करते ना। आप एक MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट दे देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, या यूपी गवर्नमेंट में कुछ पोस्ट दे देते हैं, तो मुसलमान भी उसे नेगोशिएट करके एक आध पोस्ट दे देता है। भारत सरकार खाली है मुसलमानों से? भारत सरकार खाली नहीं है, भारत सरकार खाली नहीं है। भारत सरकार, सुन लीजिए मैं आता हूँ, भारत सरकार ये कहती है कि आपको हम दूसरी पोस्टें दे रहे हैं, हम आपको गवर्नर बना रहे हैं, हम आपको MLC बना रहे हैं, हम आपको दूसरे ओहदे दे रहे हैं, हम आप पार्टी में बना रहे हैं आपको। तो भारत सरकार की अपनी मुस्कुरा रहे हैं आप किस बात? नहीं, ठीक कह रहे हैं, कलीम साहब भी मुस्कुराएंगे, मैं बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे और बहुत से लोग हो सकता है मेरी बात से अलग सोचेंगे। भारत सरकार की एक अपनी आइडियोलॉजी है, मैंने आपसे पहले कह दिया, वो आइडियोलॉजी 100 साल चली आ रही है। उस आइडियोलॉजी में हम लोग इतने फिट इन नहीं हो रहे हैं, हम उससे फिट इन नहीं हो रहे हैं, तो हम जिससे बार्गेन करते हैं उसके अपोजिट से तो करते हैं ना, बार्गेन करके करते हैं। हकीकत ये है कि मुस्लिम लीडरशिप ने ये बिल्कुल अपने तौर पर दिखा दिया है कि वो मुसलमानों की कायदे से नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा हम सिर्फ अब मुस्लिम मुद्दों की बात कर रहे हैं और मुस्लिम अवाम की के हवाले से क्या मुफीद चीज़ें उसके हवाले से बात कर रहे हैं। बुनियादी ज़रूरतों के हवाले की बात है कि उन मुद्दों पर कितनी गवर्नमेंट कामयाब होती है, अगर वो दे दे तो बहुत बड़ी बात है। और इस पर बात होनी चाहिए, हमें कितना मिनिस्टर मिल रहा है और कितना MLA मिल रहा है और कितने MP हो रहे हैं। अब शायद इससे बात आगे बढ़ चुकी है। हम समझ तारीख गवाह है जुनैद साहब कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कम से कम मुसलमान लीडरशिप के चक्कर में कभी नहीं कभी नेहरू को उसके आपने इनसे सवाल किया था, ये तो मुसलमान बार बार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ओवैसी साहब को वोट दिया जा रहा है और मुस्लिम इलाकों से क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे। जबकि यहाँ पर शफाउर रहमान के साथ लोग खड़े थे, इसलिए खड़े थे कि CAA का मुद्दा, NRC का मुद्दा, ये संविधान का मुद्दा था और इस मामले में सब एक साथ हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद तौकीर आलम है और मैं जामिया से हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ मीडिया गवर्नेंस में। सर, जैसा कि आपने एजुकेशन को लेकर के कहा और अपने सवाल जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी शुरुआत भी जामिया के इतिहास से की, तो मेरा सवाल ये है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो अभी ओखला में ही स्थित है,
एक मतलब उसे 100 साल से ज़्यादा हो गया, और एक सदी और इस सदी हुई यूनिवर्सिटी का दिल्ली या फिर रैंकिंग में दिल्ली या फिर देश के विकास में क्या योगदान है, ये कोई बताने की बात नहीं है आज के दौर में। ये कह रहा हूँ कि अभी 4 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है जामिया में, बहुत ही मतलब बुरी स्थिति है अभी। अगर देखा जाए तो हम लोग की क्लासेस स्मूथली रन नहीं कर पा रही है। हम केंद्र सरकार की तरफ से जामिया मिल्लिया इस्लामिया को और अपग्रेड करने के लिए क्या क्या मुहैया कराया जाए जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया एज यूजुअल रन करे। बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए कि जामिया के इंतज़ामिया को उसको तालिब इल्मों को अपना दुश्मन ना समझ के, अपना एक हिस्सा अंग समझ के उससे बात करनी चाहिए। गलतफहमियाँ हैं या गलती है, दोनों सूरतों में उसका हल इंटरनल निकालना चाहिए। पुलिस का मामला तो क्रिमिनल्स का होता है, पुलिस का मामला तो लॉ एंड ऑर्डर का होता है, ये तो डिसिप्लिन का मामला होता है। जहाँ तक जामिया के अपग्रेड करने का ताल्लुक़ है तो मैं आपको एक तो ये बात बहुत वाज़ेह कर दूं, अभी लोगों ने कहा भी इस वक्त जामिया की रैंकिंग नंबर 3 है हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में। नंबर 1 पे JNU है, BHU नहीं है 3 पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 पे नहीं है, और बहुत सारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 3 पे नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी नीचे उसमें आई हुई है। तो जामिया ने तरक्की अपने कामों में, अपने रिसर्च में, अपनी पढ़ाई में बहुत तरक्की की। मैंने जामिया को वो देखा है, जामिया में यहाँ कुर्सी और कमरे की बड़ी शिद्दत से कमियाँ होती थी, हम अपने स्टाफ को कुर्सियाँ नहीं दे पाते थे जब मैं रजिस्ट्रार था। तो आज जामिया वहाँ से निकल के एक डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है। ज़रूरत और भी ज़्यादा है देने की, और ज़्यादा उसको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी यूनिवर्सिटियों को ज़रूरत है। देखिए देखिए मैं एक अहम बात बताऊं आपको कि पिछले दिनों जो भी बहरान रहा पिछले ज़मानों में, अब जाहिर से बात, हाँ मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस वक्त यकीनन यूनिवर्सिटी को बेहतरीन क़यादत हासिल है और हम बेहतरीन मंजिलें तय करने वाले हैं। अभी इसकी रैंकिंग 3rd की अभी बात हो रही है, आप यकीन जानिए अगले दिनों में आप इससे भी बेहतरी की उम्मीद कीजिए और अच्छे रैंकिंग की हम उम्मीद करते हैं। अभी साहब एक चीज़ ये बताएं कि क्या जामिया को निशाना बनाया जा रहा है, ये इल्ज़ाम एक लगता है? दोनों बातें हैं। जामिया को निशाना भी बनाया जाता है, अलीगढ़ को भी निशाना बनाया जाता है, लेकिन जहाँ तक निशाना बनाने वालों का काम है वो तो अपना निशाना बनाएंगे। लेकिन जो लोग जामिया से मुंसलिक हैं, जैसे ख्वाजा शाहिद साहब ने कहा कि जामिया इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि एक बाप की हैसियत से वाइस चांसलर को, जैसे घर का एक बड़ा नहीं, हुकूमत बड़ी सतह पर हो गई, मैं कह रहा हूँ अब जामिया का, चूँकि आपने इसमें सवाल रखा हुआ है, तो जामिया के एक वाइस चांसलर को ये चाहिए कि अपने बच्चों से घर में जिस तरह से वो मुशफ़िक़ाना मोहब्बत और शफ़क़त से सलूक करते हैं, अगर कोई बात गलत भी करें तो उनको बजाय लठ लेके मारने के बैठ करके उनसे बात करते हैं, समझाते हैं, तो उसी तरह से ये भी तो उनके बच्चे हैं ना भाई, तो इनको अपनी फैमिली की तरह से जो है डील करें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे पॉलिसी पैरालिसिस है इसको। जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो मौलाना आज़ाद ने जितने भी तालीमी इदारे हैं, जामिया तो वो जगह है जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए जानी जाती है। नहीं, लेकिन इसके भी बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दोनों को आप क्रेडिट दीजिए, उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम तालीमी इदारों को वो ऑटोनॉमी दी जिसमें हुकूमत का दखल मिनिमम था। ये हुकूमत, इसका अपनी पॉलिसी ये है कि इसने अपना तालीमी इदारों में दखल मैक्सिमम कर दिया, उसकी ऑटोनॉमी को सल्ब कर लिया, सक कर लिया। दूसरी बात, ये मुल्क लोकतंत्र है, तो जब मुल्क में लोकतंत्र है तो यूनिवर्सिटीज़ में भी लोकतंत्र होना चाहिए। सवाल मेरा ये है कि देश के अंदर इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, इसको नज़रअंदाज करके क्या बीजेपी देश को विकसित मार्ग पे ले जा सकती है? नहीं, इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। मैंने अपने पिछले जवाबों में कहा ना कि एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक हिंदुस्तान में कुछ तंजीमें हैं जो आज उस आइडियोलॉजी आज सत्ता में है, पावर में है, वो एक ख़ास निज़ाम को बनाना चाहती हैं और उन्होंने मुसलमानों को या और मज़लूम तबकों को एक पंचिंग बॉक्स बना रखा है कि उनको पंच करते रहो, बॉक्स मारते रहो। अगर कोई कह रहा है कि आबादी बढ़ाओ, अभी भागवत जी ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करें, तो अब बढ़ाओ, हम कब मना कर रहे हैं? कोई मना कर रहा है? आप सरकार की पॉलिसी 2 बच्चों की है, भागवत जी सरकार से कहें, सरकार तो उन्हीं की आइडियोलॉजी की है। मगर आप वो 3 बच्चों को जब कहते हैं तो मुसलमानों का जिक्र करके कहते हैं कि मुसलमान बच्चे बढ़ा रहे हैं, इससे आप 3 बच्चे पैदा करो। दूसरा, आपने जो बात इन्होंने कही कि मुसलमानों के बगैर देश कैसे तरक्की बढ़ेगा, मैं उसकी जवाब में चाह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं बढ़ सकता। कोई शक नहीं है कि मुसलमानों के बगैर मुल्क हिंदुस्तान नहीं, मैं दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो है इंडोनेशिया के, उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहते हैं। आप और हिंदुस्तान के हवाले से जो मुसलमानों का अप्रोच रहा है कि इस मुल्क के मुसलमान को
इस मुल्क से अलग होने वाला मुल्क पाकिस्तान, उसको बुलाया गया ब्रिगेडियर उस्मान को कि आप हमारे यहाँ चले आइए, और उसने वो सिर्फ नहीं गए नहीं, सिर्फ खारिज नहीं किया है, उस मुल्क के खिलाफ अपने जंग लड़ी और कुर्बानी दी। वीर अब्दुल हमीद कौन है? इस रिवायत को जिंदा करने वाले मुसलमानों को छोड़ करके हिंदुस्तान कौन सी तरक्की करना चाहता है? मैं ये कह रहा हूँ, देखिए पीछे से सवाल जो अब्दुल नाजिम इंजीनियर साहब ने किया है वो बहुत सही सवाल है। सर सैयद ने यह कहा था कि हिंदू और मुसलमान इस देश की दो आंखें हैं। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट हो, बीजेपी की गवर्नमेंट हो या किसी और की गवर्नमेंट हो, अगर कोई गवर्नमेंट एक आंख को फोड़ करके देश को विकसित करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि वो देश को काना तो कर सकती है, विकसित नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मुसलमानों को सियासी अमल में पूरा पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहली सूरत में उनको सियासी बेदारी की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से ये मुस्लिम जो समाजी और मजहबी जो जमातें हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग समाज में सियासी शऊर पैदा करिए, क्योंकि इस मुल्क का निज़ाम जमहूरियत है, और जमहूरियत में जब तक आप अपने मुतालबात, अपना पार्टिसिपेशन और अपनी लीडरशिप क्लेम नहीं करते तब तक आपको आपका हिस्सा नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के ओखला ये चाहता है कि दिल्ली के विकास में शाना बशाना उसके साथ चले। ओखला चाहता है दिल्ली के और करीब हो जाए। ओखला चाहता है कि एक दिए की मानिंद रोशन रहे। और तभी तो यहाँ के लोग कहते हैं, नहारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।